नमस्कार, मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता भारत भारती का भाग 2। इसका प्रथम भाग हम कर चुके हैं। कविता थोड़ी बड़ी थी, 2 वीडियो में ही अच्छे से कंप्लीट हो पाई है, इसीलिए मैंने इसका भाग 2 बनाया है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस कविता में हमने प्रारंभ से जो व्याख्या भाग किया है इसका, उसमें हमने देखा कि जो कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि जिस किसी का विकास हुआ है उसका पतन निश्चित है और जिसका पतन हुआ है उसका विकास निश्चित है। क्योंकि ये कविता जिस माहौल में लिखी गई थी उस समय में भारत में निराशा का माहौल था। जो युवा पीढ़ी है वो निराशा की गर्त में जा रही थी, क्योंकि कुछ अच्छा और कुछ विकास उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारे इतिहास के बारे में बताते हुए जो कवि हैं वो उदाहरण देते हैं कि जब हमारा इतिहास उज्जवल था, हमारा इतिहास ऐसा था जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो अब अगर हमारा विनाश हो रहा है तो हमें इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी हमारा विकास हुआ था तभी तो हमारा हास हो रहा है। अगर विकास ही ना हुआ होता तो हमारा हास भी नहीं होता। तो आइए इसका व्याख्या भाग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, कि वर्तमान समय में हमें उन्नति की ओर जाना चाहिए, उन्नति की बात करनी चाहिए, अवनति की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि समुन्नति उन्नति के बीच में अवनति का जब विचार मन में आ जाए तो उसके बीच में अवनति का विचार नहीं आना चाहिए। अर्थात हमें विकास के बारे में सोचना चाहिए, अवनति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, विनाश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं, कि अगर किसी की ऐसी सोच हो जाए कि ऐसी अवनति की, तो फिर कभी उन्नति नहीं हो सकती। कि अगर हम उन्नति की सोच के बीच में अनंतर यानी मध्य में या बीच में अवनति की सोच ले आएंगे, और ऐसी अगर किसी की सोच है तो वो फिर कभी उन्नति नहीं कर सकता, उसके जीवन में कहीं भी उन्नति नहीं है। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का हास हो। क्या कहते हैं कवि कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर व्योम यानी आकाश में फैली हुई चंद्रिका, चांद की चांदनी का हास हो जाए, वो समाप्त हो जाए। चांद की चांदनी का हास कब होता है? जब चांद को ग्रहण लगता है, तो चांद जब ग्रसित होता है तो उससे क्या होता है कि कुछ समय के लिए अंधकार छा जाता है, लेकिन वो हास निश्चित नहीं है, निरंतर नहीं है, कुछ समय के पश्चात वो समाप्त हो जाता है। तो कवि क्या कहते हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए अगर विपरीत समय, हास विनाश का समय आ जाए, कि आकाश में फैली हुई चांदनी का अगर विनाश हो जाए, हास हो जाए या वो समाप्त होने लगे, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कब करनी चाहिए? चिंता तभी है जब उसका फिर नवीन विकास हो। कि चिंता हमें कब करनी चाहिए? जब ना हो क्या? नवीन विकास। कि दोबारा से अगर उस चांदनी का नवीन विकास ना हो तो वो चिंता का कारण है। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें केवल उन्नति का विचार रखना चाहिए, अवनति का विचार नहीं लाना चाहिए, और अगर ऐसा हम करते हैं तो कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। अगर हमारी उन्नति अब समाप्त हो रही है, हमारा जो चारों ओर फैला हुआ चारों तरफ जो हमारे देश के बारे में या हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो चारों तरफ हमारा विकास हुआ है, चर्चा हुई है, प्रचार प्रसार हुआ है, वो अगर समाप्त भी हो रहा है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे आकाश में फैली हुई चांद की चांदनी कुछ समय के लिए अगर समाप्त भी हो जाए तो वो चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब है जब चांद की चांदनी दोबारा ना फैले, अर्थात हमारा विनाश हो रहा है, हास हो रहा है, ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम नए विकास की ओर ना जाए, ये चिंता का विषय है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें नए विकास के बारे में सोचना चाहिए, आगे के भविष्य के बारे में सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वर्तमान से दुखी होना चाहिए। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि ऐसी ही दशा, कैसी दशा है?
जो हतभाग्य, हतभाग्य यानी जो किस्मत से बहीन हो गया है, दुर्भाग्यशाली भारत की। हमारी जो भारत में वर्तमान उस समय की परिस्थितियां थी वो ऐसी ही थी कि हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान बैठे थे और निरंतर कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। इतिश्री यानी समाप्ति हो चुकी है इसके किसके, भारत के अखिल चारों ओर फैले हुए उत्कर्ष यानी जो उन्नति है उसकी। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर ऐसे लगता है कि इस भाग्यहीन भारत की भी ठीक ऐसी ही दशा हो गई है, इतिश्री हो गई है, समाप्ति हो गई है। हमारी जो चारों ओर फैला हुआ जो उन्नति थी, समस्त संसार में हम सबसे अलग थे, वो अब समाप्ति की ओर है। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया। और प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन हमारा हास क्यों होता चला गया? क्योंकि हमारी अब सोच भी ऐसी हो गई है, हम सोचने भी ऐसे ही लगे हैं। अर्थात हमारी विचारधारा में नए विचारों का समावेश नहीं है, अपितु अवन्नति का ही समावेश है। तब से फिरा है देव, इससे नित्य फिरता ही गया। कि तब से, जब से फिर गया है, मुंह मोड़ लिया है, किसने? देवता ने, ईश्वर ने। कि जब से देवता इससे रूठ गया है और तो ऐसे लगता है कि नित्य फिरता ही गया और लगातार वो भारत से रूठता ही चला गया। भारत की किस्मत ईश्वर ने जब से खराब की है तब से वो और ही खराब होती चली जा रही है। अर्थात हम यहाँ मान रहे हैं कि हमारे देव, हमारे ईश्वर हमसे रूठ गए हैं, तभी भारतवर्ष की ऐसी दशा हो गई है। आगे वो क्या कहते हैं? यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ। कि ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि उद्यान में, बगीचे में जहाँ पर भी पक कर, पूर्ण रूप से परिपक्व होकर पत्ते गिर जाते हैं, जिस भी पेड़ से पक कर पत्ते, जैसे एक पत्ता होता है, शुरू में कोपल बनती है, फिर छोटा हरा पत्ता बनता है, धीरे धीरे वो विकसित होता है और एक समय आता है कि वो पीला होकर नीचे गिर जाता है। प्रकटीत हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ। प्रकटीत हुए यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए, पीछे उन्हीं के कहाँ, किसके? जो पत्ते गिर गए थे उसी के बाद वहाँ पर क्या हुआ? लह लहे, लहराए, पल्लव, कच्चे सुंदर हरे पत्ते वहाँ लहराने लगे। अर्थात जो समय बीत जाए, जो अवन्नति हो जाए, उसके पश्चात वहाँ उन्नति का विचार आना चाहिए, विकास की बात आनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ से पक्के पत्ते पककर गिर जाते हैं वहाँ पर नए पल्लव भी आ जाते हैं, नया विकास भी वहाँ हो जाता है। पर हाय, लेकिन यहाँ पर कवि निराशा का भाव व्यक्त करते हैं। इस भारत रूपी उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। कि हमारा जो ये उद्यान है, भारतवर्ष रूपी उद्यान है, इसके हालात तो कुछ दूसरे ही हैं। यहाँ पर पककर तो पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन नए पत्तों का आगमन यहाँ नहीं हो रहा। इस अवस्था को देखकर पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। कि इस भारतवर्ष रूपी वृक्ष की, भारतवर्ष रूपी उद्यान की ऐसी अवस्था को हम पतझड़ कहें। ये पतझड़ माने या सूखना। पतझड़ प्रतीक है बदलाव का, पत्ते गिरकर दोबारा निकल आते हैं। पतझड़ का मौसम प्रतीक है कि पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्तों का आगमन हो जाता है। अर्थात पुरानी विचारधाराओं को त्याग कर नए विकास की अगर हम बात करें, ऐसा भारतवर्ष का समय है। या फिर ये समय है सूखने का। जो पेड़ सूखने लगता है उस पर कभी नए पत्ते नहीं आते, वो सूख कर समाप्त हो जाता है, उसकी जड़ें खोखली हो जाती है। काया पलट या काल है कि भारतवर्ष में ये नया परिवर्तन आने का समय है, या इसका काल है, या इसका अंतिम समय है, या यहाँ जो भारतवर्ष की मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं प्रकृति के उदाहरण से? कि हमें इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज परिस्थितियाँ विपरीत है, लेकिन नया विकास भी संभव है। इस भारत रूपी उद्यान का दूसरा हाल है, विपरीत परिस्थितियों के कारण बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि हम विकास की बात नहीं कर रहे, हम अपने भविष्य स्वर्णमयी इतिहास को नहीं देख रहे, हम वर्तमान परिस्थितियों से घबरा गए हैं और उनसे लड़ने की कोशिश हम नहीं कर रहे। अगर ये पतझड़ है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पतझड़ के बाद
पल्लव ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर ये सूखने का समय है तो इसका मतलब ये काया पलट नहीं है। पतझड़ का मतलब है काया में परिवर्तन आना, नया विकास होना। सूखने का मतलब है काल अर्थात मृत्यु। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष रूपी उद्यान का या भारतवर्ष रूपी पेड़ का विकास कैसे संभव है। यहाँ पर जब तक नए पत्ते नहीं लहराएंगे तब तक इस पेड़ का विकास या इस उद्यान या इस बगीचे का विकास संभव नहीं है। इसीलिए हमें नई आशा से आगे बढ़ना चाहिए। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए। क्या कहते हैं यहाँ पर कि अनुकूल यानी जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल थे, ऐसे शोभा यानी सुंदर, मूल यानी जड़, ऐसे शोभादायक जो फूल हैं वो मूल जड़ से सुरभित सुगंधित फूल वे कुमला गए, कि ऐसे सुंदर फूल जो सुगंध देने वाले थे और हमारे लिए अनुकूल थे, ऐसे लगता है कि वो जड़ से ही कुमला गए हैं, पूर्ण रूप से मुरझा गए हैं। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि अब भारतवर्ष रूपी जो उद्यान है इसमें फलते कहाँ हैं, फलते फूलते कहाँ हैं, नया विकास अब कहाँ है। अब यहाँ वे फल रसाल नए नए, कि अब यहाँ पर वो फल जो रस से युक्त थे, रस से भरे हुए थे, नए नए सुंदर नए मीठे रस से युक्त फल अब यहाँ कहाँ फलते हैं। अर्थात अब यहाँ पर नए विचारों का आगमन नहीं हो रहा। यही बात बार बार प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ या झंखाड़ हैं, कि अब इस विशाल भारत रूपी विशाल बड़े उद्यान में क्या बच गया है, झाड़ झंखाड़ यानी कटीली व्यर्थ की झाड़ियां ही शेष रह गई हैं। जो सुगंधित फूल थे, फलदार पेड़ थे या नए नए जो फल लगने वाले वृक्ष थे वो अब यहाँ समाप्त हो गए हैं। अर्थात नए विचारों का आगमन अब समाप्त हो गया है। तनु सूख कर कांटा हुआ बस शेष है तो हाड़ हैं। यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष रूपी शरीर, तनु यानी शरीर, अब सूख कर कांटा बन गया है। अर्थात अब उसमें कोमलता नहीं है, ताजगी नहीं है, वो सूख गया है। क्या? भारतवर्ष का शरीर सूख गया है, बस शेष हैं तो हाड़ हैं, केवल हड्डियां मात्र ही सूखने के पश्चात शेष बची है। अर्थात हमारे जो शरीर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष का शरीर सूख गया है, अर्थात हमारी जो दशा है वो बहुत बुरी है। हमें इसके प्रति सचेत होना चाहिए। भारतीयों को अपने देश के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, कि दृढ़ इसमें क्या है, पक्का, दुख दावा नल, कि पक्के तौर पर क्या आ गया है, जैसे जंगल की आग रूपी दावानल दुख के रूप में आ गया है। जैसे जंगल में चारों तरफ आग फैल जाती है तो वो दुख देने वाली होती है या पूरे जंगल को नष्ट करने वाली होती है, वैसे ही दृढ़ जो कभी नहीं हटता, ऐसे दुख रूपी जो अग्नि है, जंगल की आग के समान जो अग्नि है, इसे सब और घेर जला रहा। इसे किसे? भारत को सब ओर से घेर कर जला रहा है। अर्थात जो दुख रूपी आग है, आग कैसी, जैसे जंगल में चारों ओर भयानक आग फैल जाती है, वैसी ही दुख रूपी अग्नि ने भारतवर्ष को भी चारों ओर से घेर लिया है। तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। तिस पर और उस पर, एक तो ये दुख रूपी अग्नि जला रही है, उस पर अदृष्टा जो दिखाई नहीं दे रहा, आकाश यानी ऊपर से और भी विपत्तियां आ रही है, उल्टा विपद वज्र चला रहा। विपद यानी मुसीबत रूपी, वज्र हथियार चला रहा है। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो भाग्य रूपी आकाश है वो भी विपरीत परिस्थितियां बना रहा है और भी ज़्यादा मुसीबत। अर्थात भारत का तो भाग्य ही खराब है, उसका भाग्य भी रूठ गया है। अदृष्ट आकाश, जो आकाश में अदृष्ट है यानी किस्मत या भाग्य जो हमें दिखाई नहीं देता, वो भी विपरीत हो गया है। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, यदि बुझ जाती, किससे? हमारे नेत्र जल से ये आग, कि हमारा नेत्र जल अगर इस आग को बुझा सकता, पर धिक
कि हमारी आंखों में जो आंसू है वो इस अग्नि को बुझा पाते, परंतु वो क्या कहते हैं, पर धिक, मुझे अफसोस है, धिक्कार है हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। लेकिन ये आंसू हमारी आंखों से निकल ही नहीं रहे जो इस अग्नि को समाप्त कर पाते, इस दुख को समाप्त कर पाते। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि हमें धिक्कार है अपने आप पर, हम स्वार्थी हो गए हैं, सूख गया है हमारा भारत के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, वो अब सूख गया है, समाप्त हो गया है। हम देश के लिए नहीं सोचते, हम केवल स्वयं के लिए सोचते हैं। इसी स्वार्थ के कारण ही हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य हो गया है, क्योंकि हमारा प्रेम देश के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, सत्य भाव नहीं है हमारे हृदय में। इसीलिए क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं, यही कारण है हमारे देश के दुर्भाग्य का। सहृदय जनों के चित्त निर्मल, कुड़क जाकर कांच से। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? सहृदय, सहृदय यानी अच्छे हृदय सहित जो जन हैं, लोग हैं, उनके चित्त कैसे हैं? निर्मल, स्वच्छ, कुड़क जाकर कांच से। कुड़क अर्थात खाली, कांच की जैसे बोतल होती है, खाली कांच का जैसे कोई बर्तन होता है, वैसे खाली, साफ, स्वच्छ, ऐसे सहृदय जो अच्छे दिलों वाले लोग हैं, उनके हृदय कैसे हैं? बिल्कुल साफ, पारदर्शी है, कांच के समान। होते दया के वश द्रवित, और वो दया के कारण द्रवित हो जाते हैं। वश यानी दया के वश में होकर द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उनके मन में दया का भाव आ जाता है। तप्त हो इस आंच से, तप्त जलकर, कौन सी आंच से? इस दुख रूपी अग्नि से जलकर, इस दुख रूपी अग्नि के ताप से, गर्मी से उनके जो कांच के समान स्वच्छ हृदय हैं वो द्रवित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी, कि उन्हें कभी तो हमारे भारत देश की भावी दशा की चिंता होती है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, और कभी वर्तमान व्यथा की, कभी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो व्यथा है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसकी उन्हें चिंता सताती है। करती तथा चंचल उन्हें है भूत काल कथा कभी, और कभी ऐसे सहृदय जनों को चंचल कर देती है। चंचल का मतलब है उद्विग्न कर देना, मन में चंचलता का भाव आ जाना। क्या चीज़ें? जो भूतकाल की हमारे भारतवर्ष की स्वर्णिम गाथा है, कथा है, क्योंकि भूतकाल में हमारा जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। तो ऐसी जो कहानी वो सुनते हैं, कथा वो सुनते हैं, तो उससे उनका मन चंचल हो जाता है। किसका मन? यहाँ किसके हृदय की बात कर रहे हैं? जो अच्छे दिलों वाले लोग हैं और भारत भूमि से सत्य प्रेम करते हैं, जिनके हृदय स्वच्छ हैं, बिल्कुल जैसे कांच पारदर्शी होता है, उनके समान उनके हृदय हैं। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, आगे वो क्या कहते हैं कि इस विषय पर, किस विषय पर? भारत देश की दशा के विषय पर अगर आज हम यहाँ इस कविता के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सजग होंगे सखे कि ये कविता सुनकर, कि क्या सजग होंगे, जागृत होंगे, कि मेरे भारतवासी, मेरे दोस्त, मेरे सखा, क्या इस कविता को सुनकर वो जागृत होंगे, सजग होंगे, सचेत होंगे? उसको सुनेंगे जो जहाँ, कि जो इस कविता को जहाँ पर भी सुनेंगे तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस मेरी कविता को सुनकर वो भारतवासी जागृत होंगे। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, कि कवि का कार्य बहुत कठिन होता है, कर्म यानी काम, कठिनतर मुश्किल से भी मुश्किल होता है कवि का काम। लोगों के विचारों को, भावों को, देश की तत्कालीन परिस्थितियों को अपने शब्दों में बांधना, ये एक बहुत कठिन काम है, और हम इसकी धृष्टता नहीं करते, हम इसके लिए दुष्टता नहीं करते, हम इस कार्य के साथ, इस कर्म के साथ कोई भी गलत भाव नहीं रखते या गलत व्यवहार नहीं रखते। पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, पर क्या न, क्या नहीं, विषय की उत्कृष्टता, यानी उच्च विषय अगर किसी विषय का रहे, विषय कोई उच्च विषय हो, अच्छा विषय हो, तो क्या वो विचारों को उत्कृष्ट नहीं करता? तो क्या उससे विचार भी अच्छे नहीं होते? यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि अगर पाठकों के सामने, माना कि कवि का काम कठिन है लेकिन ये करना पड़ता है उसे, इसीलिए इस कार्य के साथ वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, पूर्ण निष्ठा के साथ कवि का कर्म करते हैं। और कवि का कर्म क्या है? उत्कृष्ट, अच्छे विषय को प्रस्तुत करना,
ताकि अच्छे विचारों का आगमन हो। विचार उत्कृष्टता यानी अच्छे विचारों का आगमन हो, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार देश में किया जा सके, लोगों को सचेत किया जा सके, जागृत किया जा सके। तो ये हमारी कविता थी। ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, भारत भारती। इसी कविता के कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना गया। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आप अच्छे से समझ पाए हो। इस कविता में जो सम्मानित भाव हैं वो आप जान पाए हो। इस कविता के माध्यम से देश के युवाओं को, देश की पीढ़ी को, देश के नौजवानों को जागृत करना चाहते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। विपरीत परिस्थितियां ज़रूर हैं, लेकिन ये परिस्थितियां हमेशा के लिए स्थायी नहीं है, ये बदल जाएंगी। ज़रूरत क्या है? उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ना। उम्मीद करती हूँ ये कविता आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।